माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों में, लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को अपने को थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है। अपन प्लांट्स में आज मेनली पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अपन आते हैं रेस्पिरेशन पे। तो मेन जो टर्म है ये रेस्पिरेशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज रिलीजिंग फ्रॉम द बॉडी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसको अपन ने क्या बोला है? वो रेस्पिरेशन है। ठीक है, अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मेन चीज ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि अपने जो भी बॉडी के सेल्स है, ठीक है, सेल्स क्या करते हैं? सेल्स ने O2 लिया, क्योंकि उनके फंक्शंस के लिए O2 तो चाहिए वहां पे। ठीक है, जो भी बॉडी के जो भी सेल्स है उसने O2 को क्या किया? यूज किया विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 और वाटर जो भी क्या है उसको एक्सक्रीट किया। ठीक है, एक रेस्पिरेशन में बेसिक चीज ध्यान रखनी है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? बायोकेमिकल। एक ये चीज ध्यान रखनी है, प्रोसेस रेस्पिरेशन कौन सी है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट में बात करूं तो रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रिएक्शन क्या होती है? फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2 वाटर, ठीक है, प्लस CO2 और प्लस एनर्जी। तो मेन बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है यहाँ पे? एनर्जी। तो ये तो अपने को पता चल गया कि रेस्पिरेशन इसलिए एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी अपने को मिल रही है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखनी है रेस्पिरेशन के बारे में, बॉडी के जो भी सेल्स है उसने O2 को यूज किया, ठीक है, उनके फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के लिए, और बाकी जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट है वो सबको क्या किया? बाहर किया। ठीक है, अब अपन बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। इसके बाद तो सेल्यूलर टर्म वर्ड से समझ आता है सेल। ठीक है, तो जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन जो भी चल रहा है इनसाइड द सेल, वो सारा कहीं में आता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन के बारे में ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो अपने को क्या करना है? ध्यान रखनी है। तो अपन ने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सब क्या सोचते हैं? दोनों एक ही चीज है, पर ये दोनों बहुत अलग चीज होती है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या? आपने O2 इंटेक किया और CO2 को क्या किया? बाहर किया। ये आपकी ये ब्रीदिंग प्रोसेस, नॉर्मल सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रीदिंग है। ठीक है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत एसेंशियल है, जैसे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के टाइम जो भी एनर्जी रिलीज हुई बॉडी में वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में स्टोर हो रही है वो? इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक ये मेजर चीज ध्यान रखनी है अपने को, ATP के फॉर्म में वो चीज क्या होती है अपनी बॉडी में? स्टोर्ड। दो टर्म है, एक होता है ATP, एक होता है ADP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको बोलते हैं अपन ATP, और ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ज्यादा एनर्जी होती है ATP में और कम होती है ADP में। ठीक है, ADP में क्या होती है? कम होती है, और ATP में क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो यही ATP की मदद से बॉडी में जितने भी मेजर एक्टिविटीज हो रही है, मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, अपन मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपन कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपन लिख रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, सब ATP की मदद से। ATP क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है अपना। ठीक है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मेजर, इसी फॉर्म में एनर्जी क्या होती है अपनी बॉडी में? स्टोर्ड होती है। अब आते हैं इसकी रिएक्शन पे। तो रिएक्शन देखते हैं अपन, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, इसी से बना है अपना ATP। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी से क्या बना? अपना ATP बना है। ठीक है, तो नॉर्मल ये रिएक्शन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ध्यान रखनी है। फिर वापस इसी ATP से अपने को ये ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी बनाना है। ठीक है, तो दो फॉर्म हो गए, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुई बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ ADP। तो ब्रीदिंग में ये चीजें मेनली बेसिकली ध्यान रखनी है अपने को। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसके पहले आपको दो मेजर चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली आती है आपकी ग्लाइकोलिसिस। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है ना, वो कहीं में कन्वर्ट होगा आगे जाके पायरुविक एसिड में। जैसे ही मैं ग्लूकोज का करवाता हूँ ऑक्सीडेशन, तो वो कहीं में कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरुविक एसिड या पायरुवेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फॉर्मूला की बात करूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये होता है अपना पायरुविक एसिड। अभी फॉर्मूले पे तो अपन ठीक है, बाद में आगे पढ़ना ही है। बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है अपना सेम लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड अपन आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। अब अपन पढ़ रहे हैं मेनली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो मेजर टाइप है, एक है आपका एरोबिक और एक है एनएरोबिक। तो ये सब बेसिकल दो टर्म है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है वो सब कैसा होता है आपका एरोबिक होता है। और एनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मेनली ह्यूमंस में कौन सा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है प्रेजेंस होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे अपने को। एक रिएक्शन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ तो आगे जाके काई में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हुआ क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, जिसके थ्रू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP रिलीज होते हैं। कितने ATP टोटल यहाँ 38 ATP, मतलब एक ग्लूकोज से कितने ATP बन रहे हैं यहाँ पे 38 ATP बन रहे हैं। एक ये चीज ध्यान रखना है। ये थी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं एनएरोबिक की। एनएरोबिक रिएक्शन के टाइम देख लेते हैं अपन। एनएरोबिक रिएक्शंस की मैं बात करूं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक रिएक्शन मेनली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं बात करूं यीस्ट की, तो उसमें कौन से होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रिएक्शन देखें तो वही सेम चलेगी, पहले तो ग्लूकोज, देन वही ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा कि जहाँ अपना वहाँ पे 38 ATP रिलीज हो रहे थे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यहाँ पे क्या होगा ग्लूकोज से कहाँ गया वो पायरुवेट में गया, ठीक है। फिर यीस्ट जिसमें होता है ये, है ना, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस का नाम क्या है अपना फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के बारे में ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज फिर पायरुवेट या फीस फर्मेंटेशन, ठीक है। फिर इसके जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं तो CO2, ठीक है, प्लस ATP, तो ध्यान रखना 2 ही निकलते हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 ATP रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक एनएरोबिक और इनकी रिएक्शंस, ये अपने को मेजर चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक अपना जो प्रोडक्ट था मेन प्रोडक्ट वो देखेंगे अपन, CO2 था, ATP था, एक है C2H5OH जिसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट में अपने को इथेनॉल भी मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है। इथेनॉल, C2H5OH, CO2 और 2 ATP। तो ये तो बात हो गई एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन की। अब अपन बात कर रहे हैं किस कंडीशन में ह्यूमंस में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन में अपन ने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पायरुवेट एसिड में, पायरुवेट में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पर कुछ कंडीशन में क्या होता है ह्यूमंस में पायरुवेट की जगह क्या होता है लैक्टिक एसिड में चले जाता है। अब लैक्टिक एसिड अपने लिए क्या है हार्मफुल है थोड़ा सा। तो बोर्ड का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बोर्ड्स में आता है, तो अपन इसको एक डिस्कस करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस में बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, अब इसके बाद होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद कौन सी हो जाती है अपनी एनएरोबिक। उसके कारण 2 लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्लस 2 ATP, ये रिएक्शंस होती है। तो इसमें क्या हुआ कि अपन जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा। अब उस टाइम क्या हो रहा है कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, तो वहां पे क्या होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन आएगी, जिसके कारण वहां पे लैक्टिक एसिड जो होता है अपनी मसल्स में इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, ठीक है। मसल्स में क्या हो रहा है इसका एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्या होता है मसल में क्रैम्प्स आता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्यों अपने बॉडी में मसल्स में मसल क्रैम्प्स आते हैं जब अपन एक्सरसाइज के बाद, अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद, क्यों, क्योंकि वहां पे एरोबिक की जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है वहां पे लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया मसल्स में लैक्टिक एसिड का, दैट्स व्हाई मसल क्रैम्प्स अकर, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है। तो अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनएरोबिक यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अभी तक अपना सारा बेसिक खत्म हो चुका है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में तीनों स्ट्रक्चर आपके रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इन तीनों से अपने इसमें क्या हो रहा है रेस्पिरेशन होता है। एक चीज ध्यान रखनी है,
रूट स्टेम्स और लीव्स में आप सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत स्लो रेट से होता है, एक ये मेन चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी गैसेस होती है वो बहुत स्लो रेट से क्या होती है, प्लांट के सारे पार्ट में ट्रांसफर होती है। तो रूट्स में बात करूं तो सॉइल्स के जितने भी आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जो भी गैप है उनके बीच में, ठीक है, उसमें से जो O2 पास हो रहा है वो सब कौन लेगा, अपना रूट्स के थ्रू होगा, ठीक है। रूट्स वहाँ पे रेस्पिरेशन फंक्शन करेगी। और लेंटिसेल्स मेनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होगा वहाँ पे, लेंटिसेल्स। तो सॉइल के बीच में जितने भी अपना O2 है इन बिटवीन सॉइल, वो सारा रूट अपना टेक कर लेगी। देन अपन बात करें स्टेम्स की, तो एक होता है हर्बेशियस प्लांट। कौन सा? अब हर्बेशियस प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन वुडी प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स। तो उनमें स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसेस एक्सचेंज। किसके थ्रू होता है स्ट्रक्चर, स्टोमेटा, हर्बेशियस में, ठीक है। और जो नॉन हर्बेशियस प्लांट्स है जिसमें वुडी पार्ट होता है, उसमें होता है विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स, तो रूट और स्टेम के बारे में यहां देखा अपन ने रेस्पिरेशन। नेक्स्ट में बात करूं लीव्स की, अगर तो दो प्रोसेस है अपने बीच। एक होती है फोटोसिंथेसिस, जो अपन डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में बनता है, जितना भी प्लांट का फूड है सिर्फ डे टाइम में, क्योंकि सनलाइट तो सिर्फ दिन में ही है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस चलती है। लेकिन जो अपनी रेस्पिरेशन है ये अपनी डे टाइम पे भी चल रही है और नाइट में भी चल रही है, ठीक है। तो नेट जो गैस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम जो भी नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैसे होगा, अपना जो O2 है वो होगा डिफ्यूज, इन डिफ्यूज फॉर्म में, ठीक है। O2 कैसा होगा, डिफ्यूज। और CO2 डिफ्यूज फॉर्म में नहीं होगा, O2 कैसा होगा, अपना डिफ्यूज फॉर्म में होता है, ठीक है। CO2 रिलीज होगा वहां पे। तो ड्यूरिंग डे टाइम। और ड्यूरिंग नाइट टाइम की अगर मैं बात करूं तो O2 होगा इन एंड CO2 आउट। ड्यूरिंग डे टाइम नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मैं बात करूं तो O2 होता है डिफ्यूज्ड, O2 आउट एंड CO2 इन, ठीक है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम O2 इन, O2 अंदर और CO2 बाहर। तो प्लांट के रेस्पिरेशन में रूट में पढ़ा, स्टेम्स में हर्बेशियस और नॉन हर्बेशियस दोनों के स्ट्रक्चर्स पढ़े, और लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन दोनों टाइम रात और दिन दोनों में हो रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग डे टाइम में बात करूं अगर नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो O2 हो रहा है डिफ्यूज्ड, मतलब आउट हो रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। और CO2 क्या हो रहा है, अंदर, इन, ठीक है। नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग नाइट टाइम आर O2 इन एंड CO2 आउट। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।